हेलो एंड वेलकम टू साइंस फॉर एवरीवन। आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखेंगे। अब ये भी तो आइसोमर है, लेकिन ऑप्टिकल क्यों बोला इसको? ऑप्टिकल से रिलेटेड किससे होता है? लाइट से। तो जो ये आइसोमर्स होते हैं वो लाइट के साथ प्रॉपर्टी अलग अलग शो करते हैं। अब प्रॉपर्टी कैसे? जैसे लाइट्स को क्या कर देते हैं? पोलराइज्ड कर देते हैं। अब पोलराइज्ड कैसे होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या कर रहे हैं? गिव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बाय रोटेटिंग इन ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो क्या करते हैं, अगर हम किसी कंपाउंड को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रखते हैं, ठीक है, अगर वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है या फिर लाइट को रोटेट कर रहा है, बेसिकली रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जिससे कि उसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, या फिर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग रोटेशन देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ। इसी कॉन्फ़िगरेशंस को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और क्योंकि लाइट से रिलेटेड है इसलिए इसको हमने क्या बोला? ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होंगे, क्योंकि पता है क्योंकि आइसोमर्स है तो उसमें तो सारे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे आइसोमर्स में। और प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या होती है? सेम होती है। आइसोमर्स सारे जो भी होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, उन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम होंगे। केमिकल प्रॉपर्टी कैसे कह सकते हो? जैसे कि रिएक्शंस, मतलब रिएक्शन क्या देंगे? सारे सेम देंगे, चाहे अल्कोहल के साथ कराओ या फिर एल्डिहाइड के साथ कराओ या फिर एसिड के साथ कराओ। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ गया? जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपका, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या फिर और भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि सॉलिडिफाइंग प्रॉपर्टी है। तो ये सब जो फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो ये सारे जो आइसोमर्स होंगे वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगे? सेम शो करेंगे। और जो ये आइसोमर्स होंगे उनकी जो मिरर इमेज होगी, मतलब अगर मान लो एक मिरर आपने रख दिया तो आपको पता है ए बी जैसे आपने रखा तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? बी ए, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो जो मिरर इमेज होगी वो एक दूसरे के इम्पोज नहीं होगी। मतलब अगर आप इस बी ए को उठा के इसके ऊपर रखो तो ये इस पे इम्पोज होगी क्या? नहीं होगी। तो जस्ट इनके आइसोमर्स भी ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ये इम्पोज नहीं हो पाते, मतलब अध्यारोपित बेसिकली कहें हिंदी में तो, और इंग्लिश में तो आप जानते हो इम्पोजेबल। तो इम्पोज नहीं हो पाते एक दूसरे के ऊपर। अगर आप एडजस्ट करने की कोशिश करोगे तो नहीं होंगे क्या? इनकी मिरर इमेजेस। ठीक है, अब बात आती है जैसे कि हमने बात की थी यहाँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पहले वो हमें बनाना पड़ेगा, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो हमें बनाना पड़ेगा उसे। अब वो पोलराइजेशन कैसे करते हैं हम लोग लाइट का? अब जैसे ये लाइट है, ये देखो हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रही है, एक्स एक्सिस में भी कर रही है, वाई में भी कर रही है और जेड में भी कर रही है। तो इसका वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में। तो इसको क्या करोगे? एक प्लेन पे वाइब्रेशन करवाना है। जैसे एक प्लेन, जैसे मान लो ये एक्स प्लेन हो गया, तो इसके अराउंड वाइब्रेशन कर रहे हैं देखो ये सारे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? अब ये पोलराइजेशन होता कैसे है? एक हमारे इसको पोलराइजेशन करने के लिए एक हम लोग प्रिज्म यूज करते हैं, जिसका नाम क्या होता है? निकोल प्रिज्म। ये क्या करता है? जो भी वाइब्रेशंस होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में उसको एक प्लेन पे ले आता है और उसका पोलराइज कर देता है। मतलब सिंगल प्लेन पे वाइब्रेशन होने लग जाएंगी सारी, जितनी भी लाइट्स की ये जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी प्रोपोगेट होंगी, वो भी एक प्लेन पे और वाइब्रेशन करेगी उसी प्लेन पे। जबकि सन से आती है तो कैसे होती है? हर डायरेक्शन में होती है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेशंस करती हैं। तो निकोल प्रिज्म क्या करता है? इसको सिंगल डायरेक्शन में, ये सिंगल प्लेन पे वाइब्रेशन करवाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्रिज्म कौन सा यूज करते हैं? निकोल प्रिज्म। और ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मेन कंपोनेंट ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये देख लिया हमने, नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी ये होती है कि जब आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई, या आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? यहां हम लोग अपना एक कंपाउंड रख देंगे, कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो रख देंगे, ठीक है। तो जब ये लाइट पास होगी इस कंपाउंड से, तो ये कंपाउंड या तो उसको क्या करेगा? सेम टू सेम निकाल दे, या फिर क्या करे? उसको थोड़ा सा जो रोटेट कर दे
क्लॉकवाइज, या फिर क्या रोटेट कर दे उसको एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर उसके साथ बिहेवियर में चेंज आता है, जैसे प्लेन पोलराइज को क्या करता है वो रोटेट कर देता है, कौन, केमिकल जो आइसोमर्स हैं हमारे, वो कंपाउंड्स हैं, अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जैसे पोलराइज लाइट थी पास होने के बाद भी वैसे निकल गई, तो वो कंपाउंड क्या कहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, कैसे, ये देखो कंडीशन दे रखी है। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने ये बताई कि अगर लाइट यहां से पास हुई इस कंपाउंड के थ्रू, अगर उसमें कोई चेंज नहीं आया, अनअफेक्टेड रही तो क्या होगा, वो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करती है, इसका डिफ्लेक्शन कर दिया कितना, थीटा एंगल से, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज क्या, जैसे हमारी क्लॉक है तो उसका रोटेशन आपको पता है इस तरह से होता है, इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में रोटेशन कर देती है ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। और उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डी मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो मतलब बेसिकली राइट साइड रोटेशन के लिए यूज करते हैं, या क्लॉकवाइज रोटेशन। देन आता है अगर उसका रोटेशन लेफ्ट साइड कर दे या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर दे। क्लॉक का रोटेशन ऐसा होता है, एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा, जस्ट ये रोटेशन हो जाएगा क्लॉक के अपोजिट। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन वो क्या होगा, लीवर रोटेटरी, उसे हम एल से शो कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर वो अनअफेक्टेड है तो वो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को, तो वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब क्लॉकवाइज है तो उसको हम डी बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो एल बोलेंगे। अब कंपाउंड ये तो हमने देखे प्रैक्टिकली, लेकिन अगर हमें एग्जाम में या फिर कहीं भी आपसे पूछे, कंपाउंड दिया हुआ हो आपको और कंपाउंड देख के बोले कि आपको बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है, तो वो कैसे बताओगे, उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, कायरल कार्बन है या नहीं है। तो कायरल कार्बन होता क्या है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी मान लो आप, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के पास क्या है, 2 हाथ है और 2 पैर है, तो वो क्या होने चाहिए, 2 हाथ अलग अलग होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के सिमिलर नहीं होने चाहिए। मान लो ये एक बफेलो का है तो ये एक काऊ का होगा, ये टाइगर का है तो ये कैट का लेग होगा, तो मतलब चारों क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह से क्या होता है, जैसे कार्बन है आपके पास, तो कार्बन के पास जो 4 बॉन्ड बनेंगे तो वो चारों बॉन्ड से अटैच जो एटम होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, सिमिलर नहीं होने चाहिए। जैसे इस कार्बन पे देखो फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है एंड क्लोरीन है, तो चारों क्या है, डिफरेंट है। तो अगर कार्बन के चारों एटम्स जो बॉन्ड से अटैच्ड हैं वो अगर डिफरेंट होंगे तो वो क्या होंगे, वो कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन। ठीक है, तो ऑल अटैच्ड एटम विथ कार्बन आर डिफरेंट। तो कायरल कार्बन में यही होता है कि जितने भी कार्बन से अटैच एटम है वो सारे डिफरेंट होंगे, सेम सिमिलर कोई से भी नहीं होगा। अगर एक भी सिमिलर हो गया, मान लो यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन तो 2 सिमिलर हो गए, तो ये फिर कायरल कार्बन नहीं होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन हैं कुछ, हाउ मैनी कायरल कार्बन्स देयर इन कंपाउंड। तो हमें ये कंपाउंड्स कुछ दे रखे हैं, इसमें कायरल कार्बन्स के नंबर्स बताने हैं। तो पहला देख लेते हैं, जैसे 2 मेथिल पेंटेन, तो आप बता सकते हो कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, 1 2 3 4 5 पेंटेन है और एन लगा हुआ है, मतलब सारे सिंगल बॉन्डेड है। और सेकंड पोजीशन पे क्या है, मेथिल ग्रुप है, CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा H, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करोगे तो CH2, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करोगे तो यहाँ CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। क्लियर है। अब इस पोजीशन में देखो, ये कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब तीनों सेम है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। देन इसके पास देखो, इधर CH3 है, इधर CH2 है, देन इधर देखो 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम है, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है। तो इसके बाद देखो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन सेम है, यहाँ तो चलो ये ग्रुप एक अलग हो गया, ये ग्रुप पर अलग हो गया, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन तो दोनों क्या है, सेम है, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा। अब इस पोजीशन पे आते हैं, इस पे क्या हो गया, CH3 हो गया और यहाँ भी CH3 हो गया और एक
हाइड्रोजन और ये ग्रुप हो गया। तो देखो इस कार्बन के पास दो CH3 ग्रुप हैं, दोनों क्या है सेम है, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा। और इसके पास तो तीनों हाइड्रोजन है, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा। मतलब इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। क्लियर है। उसके बाद है 2 मेथिल ब्यूटेनिक एसिड। तो ब्यूटेन के लिए कितना कार्बन का होगा 1 2 3 4 और ब्यूटेन ओइक एसिड है तो COOH। और फर्स्ट एंड सेकंड पे क्या है मेथिल, और यहाँ इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे CH3 और ये यहाँ जाएगा CH2। तो इस कार्बन को देखो यहाँ तो हाइड्रोजन है तो ये तो नहीं हो सकता, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है सेम सेम नहीं हो सकता। इस कार्बन को देखो एक तो ग्रुप आपके पास ये हो गया एथिल ग्रुप हो गया, इसके पास यहाँ हो गया आपके पास कार्बोक्सी ग्रुप हो गया और यहाँ मैथिल ग्रुप हो गया। और जो एक वैलेंसी कंप्लीट होगी वो किससे होगी हाइड्रोजन से। तो ठीक है इसके पास हाइड्रोजन है और ये कार्बोक्सी ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है और एथिल ग्रुप है। तो ये क्या है चारों डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है कायरल कार्बन। तो यहाँ कायरल कार्बन का नंबर कितना आ जाएगा इक्वल टू 1 कायरल कार्बन है यहाँ पे। क्लियर। इस एग्जांपल में देखते हैं जैसे कि ये कार्बन है, इस कार्बन पे क्या है 3 हाइड्रोजन है तो ये तो कायरल कार्बन नहीं होगा। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के साथ एक तरफ तो क्या है CH3 जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, एक ड्यूटेरियम है और एक क्लोरीन है। तो चारों क्या है डिफरेंट है, इसलिए ये क्या होगा कायरल कार्बन होगा। तो कायरल कार्बन कितना है 1 है ये वाला कार्बन। फोर्थ पे आते हैं, जिस इस कार्बन को देखते हैं, एक कार्बन ये 2 कार्बन और ये है ये कार्बन है ये कार्बन। तो इसके पास तो देखो 2 ऑक्सीजन है तो ये तो कायरल नहीं होगा, इसके पास भी 2 ऑक्सीजन है ये भी कायरल नहीं होगा। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास एक कौन सा है H ग्रुप है, एक OH ग्रुप है एंड एक कार्बोक्सी ग्रुप है। तो तीनों तो डिफरेंट है और एक ग्रुप ये है, तो मैच नहीं हो रहे ना तीनों ग्रुप आपस में, एक OH एक H एक कार्बोक्सी ग्रुप और एक ये ग्रुप। तो ये क्या हो गया कायरल कार्बन। और सेम वैसे ये भी क्या हो जाएगा कायरल कार्बन। क्यों? क्योंकि इसके पास भी एक OH है, ये COOH है, H है और एक ये ग्रुप है। तो चारों जो ग्रुप अटैच हैं इससे वो क्या है डिफरेंट है। तो यहाँ कायरल कार्बन का नंबर कितना हो जाएगा 2। क्लियर। फिर आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे। यहाँ देखो ये कार्बन है एक ये कार्बन है, तो इस कार्बन के पास तो देखो 2 हाइड्रोजन सेम सेम है तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। इस पे देखो एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, क्लोरीन है और एक ये कंप्लीट ग्रुप है। तो चारों ग्रुप्स क्या है डिफरेंट है। कायरल कार्बन क्या होगा ये वाला होगा। और कायरल कार्बन को शो करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग स्टार यूज करते हैं। ठीक है कायरल कार्बन कहीं भी शो करना है आपको तो उसके लिए स्टार यूज करोगे। यहाँ कायरल कार्बन कितना है 1। देन ये एग्जाम्पल देखो CH3, ये कार्बन तो सिंगल है, इस कार्बन पे तो क्या है तीनों हाइड्रोजन है तो ये तो कायरल कार्बन नहीं होगा। यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है और ये CH3, चारों डिफरेंट ग्रुप है इस कार्बन के, तो ये क्या हो जाएगा कायरल कार्बन। ठीक है 1। उसके बाद ये ग्रुप देखो, इसको हम ओपनली लिख लेते हैं इजी रहेगा। CH OH CH OH CH OH CH2 CH3। क्लियर है। इस कार्बन पे फोकस करो, तीनों हाइड्रोजन है तो ये तो नहीं हो सकता। इस कार्बन पे फोकस करो ये भी नहीं हो सकता, इस पे 2 हाइड्रोजन है ये भी नहीं हो सकता। अब बात रही इसकी और इसकी। तो इस कार्बन पे फोकस करते हैं। एक ग्रुप क्या है हाइड्रोजन, एक ग्रुप क्या है मैथिल और एक OH ग्रुप है और ये कंप्लीट ये ग्रुप है। क्लियर है। तो ये क्या होगा कायरल होगा। क्यों? क्योंकि ये मैथिल ग्रुप है वन साइड, एक साइड OH है, एक हाइड्रोजन है और एक ये ग्रुप है। फिर इस पे आते हैं, ये तो कायरल होगा। देन उसके बाद ये देखो हाइड्रोजन है, OH ग्रुप है, इधर देखो CH3 CHOH, इधर CH2 CH3। तो ग्रुप थोड़ा क्या है इधर डिफरेंट है, तो इसके भी चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ये भी कायरल होगा। देन इस पे करते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेट। CH2 CH3 है, हाइड्रोजन है, OH है और इधर ये ग्रुप है तो ये भी क्या होगा कायरल। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हो जाएंगे 3। क्लियर है। बस 4 ग्रुप्स हैं जो कार्बन से अटैच, वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम टू सेम नहीं होने चाहिए। अब यहाँ देखो इस कार्बन को तो देख नहीं सकते क्योंकि पहले से डबल बॉन्ड है, 4 तो बॉन्ड ही नहीं बना रही है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप कहाँ से आएंगे इस पे। देन इस पे देखते हैं, ये कार्बन है, वन साइड तो ये ग्रुप है, वन साइड ये ग्रुप है, देन 1 ये और एक क्या होगा हाइड्रोजन, तो ये क्या है कायरल। जबकि यहाँ क्या होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये तो क्या होंगे 2 सेम सेम ग्रुप आ रहे हैं तो ये कायरल कार्बन नहीं होंगे। तो कायरल कार्बन कितने हैं इसमें 1। देन इसमें देखो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ भी कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन। क्लियर। तो इस कार्बन में फोकस करते हैं पहले।
तो एक तो CH3 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, ये तो दोनों डिफरेंट ग्रुप है। देन इसके बाद देखो इस कार्बन से अटैच यहाँ कार्बन है, तो कार्बन के साथ क्या अटैच है, CH3। इधर क्या है, CH2, ठीक है। यहाँ कार्बन होगा, 2 हाइड्रोजन है इसके पास, तो यहाँ CH3 है, जबकि यहाँ H है। तो क्या है, ये इधर का पार्ट अलग है और इधर का पार्ट अलग है, तो ये क्या होगा, कायरल कार्बन होगा ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार यूज कर लेंगे। देन इस पे आओ फोकस करते हैं। देखो यहाँ कार्बन है, एक हाइड्रोजन होगा, एक CH3, दोनों तो डिफरेंट है। फिर इधर चलो आप, तो इधर जा रहे हो तो कार्बन के बाद CH3 है, इधर जा रहे हो तो कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, तो इसके भी चारों ग्रुप क्या डिफरेंट है, तो ये भी क्या होगा, कायरल कार्बन। उसके बाद फिर इस कार्बन पे आते हैं, तो CH3 CH, ये दो डिफरेंट ग्रुप हैं। फिर यहाँ से जाते हो, देखो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ तो सेम है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन और CH3, तो इधर का पार्ट इससे डिफरेंट है, मतलब ये ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है। तो चारों ग्रुप्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो ये भी क्या हो गया आपका, कायरल कार्बन। तो यहाँ कायरल कार्बन कितने हो गए, इक्वल टू 3। क्लियर है। अब कुछ कंडीशंस तो हमने देख ली थी, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे शो होता है, वो तो हमने देखा था कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करें, या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। अब कुछ और कंडीशंस हैं जिससे हमें पता चले कि देख के बता दें हम, विदाउट प्रैक्टिकली नॉलेज के। तो थ्योरेटिकली हम कैसे पता करेंगे, तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, शुड बी ए कायरल या हैव ए कायरल कार्बन, या तो पूरा कायरल हो या फिर कायरल कार्बन हो उसमें, ठीक है। देन उसमें क्या हो, नॉन प्रेजेंस ऑफ POS। अब POS क्या होता है, POS शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री तो पता ही होगा, कुछ भी शेप है, अगर उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे कोई लाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसा प्लेन जो कि इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे किसी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो उसे हम किसे देना है, 2D स्ट्रक्चर। अब 2D स्ट्रक्चर देखो ये रहा, इन्हें हम 2D स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्लियर। और 3D कैसा होता है, जिसमें वेज एंड डैश स्ट्रक्चर आती है। आप जैसे कार्बन है, ये वेज एंड डैश यूज करते हैं हम लोग, वेज एंड डैश यूज करते हैं, उसको हम 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये क्या है, ये सब 2D स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी 2D स्ट्रक्चर है। तो हमें POS किसमें देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, 2D एंड 3D स्ट्रक्चर्स में। और तो वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, नॉन प्रेजेंस, मतलब POS नहीं होना चाहिए भी किसी भी कंपाउंड में। अगर POS नहीं है तब तो वो क्या करेगा, शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर POS है तो क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है। वो देखेंगे हम लोग कैसे इनएक्टिव होगा, कैसे एक्टिव होगा। नॉन प्रेजेंस ऑफ द COS, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसे हमें ओनली 3D स्ट्रक्चर में देखना है, ठीक है। अब देखते हैं POS कैसे है। अब POS देखो, इसको अगर हम इक्वली यहां से डिवाइड करें तो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, CH3HOH, यहां भी CH3HOH। अगर इसको हम लोग फोल्ड करें तो ये ओवरलैप हो जाएगा जस्ट इसके ऊपर, तो क्या है, इक्वल पार्ट है। तो इसमें क्या हो गया, POS है, तो क्या होगा, ये इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या है, ये इनएक्टिव, तो ये क्या शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देन उसके बाद ये कंपाउंड पे आओ, अगर इसको इक्वली डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ये इक्वली डिवाइड नहीं करोगे तो क्या होगा, इसमें देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इसमें OH इस साइड है, राइट साइड, और इसमें OH किधर है, लेफ्ट साइड है। अगर एक दूसरे को ओवरलैप करोगे तो ये होगा क्या, अगर कट करके इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। जस्ट इसको फोल्ड करके इसके ऊपर देखो, तो CH3 के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, लेकिन OH H के ऊपर हो रहा है और H OH के ऊपर हो रहा है, तो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है। इक्वली डिवाइड नहीं हो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या होगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देन इस कंपाउंड पे देखते हैं, जैसे कि इसको अगर हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो Cl पे ओवरलैप हो जाएगा। अगर इसको हम इसके ऊपर रखें तो ये H के, लेकिन यहाँ ग्रुप देखो डिफरेंट है, यहाँ COOH है जबकि यहाँ COCH3 है, तो इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या होगा, एक्टिव कंपाउंड होगा, जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अब हम POS और CO से कैसे पता कर रहे हैं, बेसिकली अभी तो POS देखा है, तो POS से कैसे पता चल रहा है कि एक्टिव है या इनएक्टिव है। बेसिकली देखो, ये जैसे ये पार्ट मान लो, ये कायरल कार्बन है आपका, और ये भी कायरल कार्बन है, जबकि ये कायरल कार्बन नहीं है CH3 वाला। अब ये दोनों कायरल कार्बन क्या करेंगे, जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई,
ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर ये मान लो कि ये क्लॉकवाइज कर रहा है, तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ये भी क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। तो इससे क्या होगा, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ना तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर पाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट अपोजिट कर देंगे एक दूसरे के। अगर ये प्लस में कर रहा है तो ये माइनस में कर देगा ये पार्ट, और ओवरऑल क्या आ जाएगा अपने पास, रोटेशन 0। और 0 आएगा तो वो क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, तो कोई चेंज नहीं आएगा तो उसके साथ प्लेन पोलराइजेड ना तो क्लॉकवाइज रोटेट होगी ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। तो इससे क्या पता चलेगा, जो इसलिए हम क्या करते हैं, जो पीओएस होते हैं वो क्या करते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो रोटेशन ही नहीं कर पाते, क्योंकि इक्वली पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को 0 कर देते हैं, और रोटेशन क्या आ जाता है 0। क्लियर यहां तक। अब सीओएस देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते कैसे, जैसे 3D स्ट्रक्चर बन रही है, ये आपको ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन बना दिया, इस पे ए ग्रुप ऊपर की तरफ है, बी नीचे की तरफ है। अब करना क्या है हमें, जैसे सेम ग्रुप है, यहाँ ए है और यहाँ ए है, तो इनको जस्ट मैच करो, और यहाँ बी ग्रुप है, यहाँ ये बी ग्रुप है, इसको मैच करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर का बन रहा है, बिल्कुल साइक्लोब्यूटेन के देखो सेंटर में बन रहा है, तो इसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अगर ये पॉइंट मैच करने पे सेम ग्रुप्स को अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन से मैच करें, और उसका सेंटर कहाँ है, बिल्कुल जो आपकी साइकिल है उसके सेंटर में आ रहा है, तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा, और सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा तो वो क्या होगा, इनएक्टिव। क्लियर है। अब इसमें देखो सेम ऐसे करके देखते हैं, यहाँ सेम तो क्या ओनली बी इधर और इधर बी है, तो इसका मैच करोगे, देखो इमेजिनरी लाइन से मैच हो रही है, तो मैच हो रही है तो इसको इक्वली क्या कर रहे हैं, सेंटर से पास नहीं हो रही है, सेंटर से पास नहीं हो रही तो क्या है, ये सीओएस नहीं है तो क्या होगा, ये एक्टिव होगा, ये कंपाउंड एक्टिव होगा ऑप्टिकली। देन इसके साथ करते हैं, तो CH3 साथ मैच करते हैं, H के साथ मैच करते हैं। सेंटर कहाँ आना चाहिए, बेसिकली मिडिल में आना चाहिए था, लेकिन सेंटर कहाँ आ रहा है, इस बेस लाइन पे आ रहा है, तो इस बेस लाइन पे आ रहा है तो क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, और शो नहीं करेगा तो ये क्या होगा, एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देन इस एग्जांपल में देखते हैं सेम, तो CH3 अपर साइड है, H और H अपर साइड है, सेम ग्रुप को हमने इमेजिनरी लाइन से मैच किया, तो मैच करने में क्या रहा है, सेंटर से पास नहीं हो रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। जबकि प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, अगर बीच में से पास हाफ करोगे इसको, तो ये पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, इसमें होगी अवेलेबल। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर दोनों में से कोई भी इसमें प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, इनएक्टिव कर देगा कंपाउंड को। क्लियर है। इसमें मैच करो, ए को ए से मैच किया, बी को बी से मैच किया, सेंटर तो आ ही नहीं रहा है, जो इनकी मीटिंग पॉइंट है वो मिल ही नहीं रही है, तो क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। जैसे कि इसको हम लोग इस लाइन पे इमेजिनरी से कट करें, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है, इस तरह से कट करते हैं हम लोग, साइकिल को कट कर देंगे, तो ए वाला पार्ट ऊपर, बी वाला पार्ट नीचे, बिल्कुल तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। या तो फिर जस्ट हम लोग इस तरह से भी इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मिडिल से भी कर सकते हो। तो ए अपर बी लोअर, तो ये क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, लेकिन सीओएस नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है लेकिन सीओएस नहीं है, तो इसके ना होने से ये इनएक्टिव, इसके ना होने से ये एक्टिव तो नहीं होगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव। अगर सीओएस होता तो ये इनएक्टिव होता, सीओएस नहीं है तो वैसे क्या होना चाहिए था, एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन पीओएस अवेलेबल है, तो दोनों में से कोई भी एक अगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या कर देगा, कंपाउंड को इनएक्टिव कर देगा। क्लियर। उसके बाद इसमें मैच करके देख लो, Cl से Cl करोगे, H से H करोगे, इक्वली तो ये पीओएस तो हो जाएगा, इसमें पीओएस तो हो गया, लेकिन सीओएस कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी मीटिंग ही नहीं हो रही है इमेजिनरी लाइंस की सेम ग्रुप्स को मैच करने पे। तो सीओएस इसमें भी नहीं है और पीओएस अवेलेबल है, तो ये भी क्या होगा, इनएक्टिव कंपाउंड होगा। क्लियर। पीओएस और सीओएस कैसे देखना है, पीओएस के लिए बेसिकली हाफ पार्ट में डिवाइड करना है, अगर पीओएस अवेलेबल है तो वो कंपाउंड क्या होगा, इनएक्टिव। सीओएस के लिए क्या करेंगे, जो सेम ग्रुप है उसे इमेजिनरी लाइन से मैच करेंगे, और मैच करने पे जो मीटिंग पॉइंट है वो सेंटर में आना चाहिए किसी भी साइकिल के। अगर वो सीओएस शो कर रहा है तो वो भी कंपाउंड क्या होगा, इनएक्टिव। अगर दोनों में से कोई भी अवेलेबल ना हो, या दोनों में से कोई भी अवेलेबल हो
या तो पीओएस अवेलेबल है या सीओएस अवेलेबल है, तो वो कंपाउंड इनएक्टिव होगा। क्लियर। एक लास्ट और एग्जांपल है। अब जैसे यहाँ H है, तो अगर आप इस H को यहाँ मैच करो और इस A को यहाँ मैच करो, अदर तो मैच और B को यहाँ मैच करो, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, इसका पॉइंट यहाँ सेंटर पे तो नहीं आएगा, इसी जगह कहीं आएगा, तो इसमें ना तो COS है ना POS है, तो ये क्या होगा, एक्टिव। ऑप्टिकली क्या होगा, ये एक्टिव होगा। फिर बेसिकली हमने देखा था कि रोटेशन करता है किसके साथ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ। उसके साथ ही हम लोग कुछ स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं, मतलब कंपाउंड का कंप्लीट रोटेशन क्या आ रहा है, क्योंकि कुछ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज करेगा, कुछ क्लॉकवाइज करेगा, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग निकालते हैं अल्फा। अल्फा में ऊपर होता है थीटा बाय L इंटू सी। तो थीटा क्या होता है, जो हमने ऑब्जर्व करी रोटेशन, पीपीएल के साथ कितना रोटेशन हो रहा है डिग्री में वैल्यू, ठीक है। और L क्या है, जैसे कि आपने ये कंपाउंड को रखा था किसी वेसल्स में, तो जो ये डिस्टेंस है ये L होगी, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करा, तो या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। तो ये जो वेसल्स की लेंथ होगी उसको हम लोग L यूज करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ, और इसकी यूनिट क्या होगी, डेसीमीटर में। और जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी उसे हम लोग एज ए C यूज करते हैं, और इसकी कंसंट्रेशन किस में लिखनी है हमें, ग्राम पर ml में। तो अगर वैल्यूज दी हुई हो तो आप इजिली कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसलिए इतना पूछते नहीं है, जस्ट ये फॉर्मूला ध्यान रखो, कभी बार पूछ लेते हैं तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जस्ट वैल्यूज दी होंगी, आप वैल्यू रख के फाइंड कर सकते हो, बस यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको। जो पाथ लेंथ है वो डेसीमीटर में लिखना है, कंसंट्रेशन ग्राम पर ml में, और जो थीटा होगा वो आपको दिया होगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इतने डिग्री एंगल से रोटेट कर रहा है, तो वो आपको वैल्यूज पुट करनी है जस्ट। तो एक्टिविटी का तो पता चल गया कि कैसे होगी। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि R एंड S कॉन्फ़िगरेशन बताना है कायरल कार्बन्स में, तो वो कैसे बताएंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं 2D स्ट्रक्चर्स में कैसे बताना है। तो 2D स्ट्रक्चर्स में कैसे बताएंगे, सबसे पहले क्या होगी, हमें क्या करना है, जो कायरल कार्बन होगा, ये मान लो कायरल कार्बन है, तो उससे अटैच 4 एटम्स होंगे, 1 2 3 4। तो उनको जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या करना है, उनको प्रायोरिटी देनी है। जैसे कि जिसका 1 है तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाई होगा, 2 है तो थोड़ा लो होगा, 3rd है तो उससे कम, और 4th है तो सबसे लीस्ट होगा। क्लियर है। तो प्रायोरिटी किसके बेसिस पे देनी है, उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। अब देखते हैं हम लोग कैसे कैसे। तो प्रायोरिटी में अगर देखो 2 कंडीशंस आएगी, या तो 4th प्रायोरिटी किस पे हो सकती है, ये वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर 4th प्रायोरिटी देखो अभी कहाँ है, वर्टिकल पोजीशन, या तो 4th प्रायोरिटी यहाँ हो या यहाँ हो, दोनों क्या है, वर्टिकल पोजीशन। तो वर्टिकल पोजीशन पे होंगी तो क्या होगा, अगर हम लोग इसका रोटेशन करें, मतलब फर्स्ट पोजीशन ये थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, R। जैसे 1 2 3, तो रोटेशन क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या करेंगे, इसे हम R बोलेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, जस्ट मान लो कि 1 ग्रुप यहाँ होता है, 2 और 3 यहाँ होता, तो इस रोटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, S। अब इस पे देखते हैं, इफ 4th प्रायोरिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल, अगर 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे हो, ये तो वर्टिकल पोजीशन थी और ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अगर 4th प्रायोरिटी हो, ठीक है, 4th प्रायोरिटी हो, अगर 1 2 3 रोटेशन करोगे आप, अगर वो क्लॉकवाइज आ रही हो तो जस्ट उसका अपोजिट लिखेंगे। वहां क्या लिख रहे थे हम लोग, वर्टिकल पे R, और हॉरिजॉन्टल पे 4th प्रायोरिटी हो तो उसको क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन पे S। और 1 2 3 रोटेशन पे जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, R। क्लियर है इतना। चलो देखते हैं कैसे। फर्स्ट देखो यहाँ ये कायरल कार्बन है आपका, क्योंकि चारों डिफरेंट ग्रुप है, 1 2 3 एंड 4, 4 डिफरेंट ग्रुप है। तो प्रायोरिटी किसके बेसिस पे देनी है, जैसे कार्बन से अटैच क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का देखो सबसे हाई है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन का सबसे हाई क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हाई है तो इसको क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी।
देन उसके बाद देखो कार्बन है और CH3 है, तो ये दो टोटल मिलके इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, सेकंड पोजीशन पे। जबकि इस कार्बन पे क्या हो रहा है, ओनली हाइड्रोजन से, जबकि इस कार्बन पे आगे जाओगे तो क्या होगा, कार्बन आ रहा है। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे ज्यादा, इसको। बेसिकली ऐसे समझो, एक के पास 2 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन, एक के पास है 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, तो चलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कैंसिल हो गया, ये 2 हाइड्रोजन से कैंसिल हो गया। अब थर्ड में देखो कंपेयर करें तो यहाँ कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी किसकी जाएगी, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, कार्बन का। तो कार्बन का तो ज्यादा, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, सेकंड। थर्ड प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी और फोर्थ प्रायोरिटी इसकी हो गई। अब फोर्थ पोजीशन देखो किस पे, वर्टिकल पोजीशन पे, ठीक है। तो रोटेशन करके देखो आप 1 2 3, तो 1 2 3 रोटेशन कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो घड़ी हमारी सुई घूमती है घड़ी में, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, तो उस डायरेक्शन में ये घूम रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, आर कॉन्फ़िगरेशन। बाकी इसके आगे आप IUPAC नेम लिख सकते हैं, जो भी इसका IUPAC नेम होगा। फिर सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, ये आपका कायरल कार्बन हो गया, इज 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं इससे, क्लियर। अब क्लोरीन को क्या दोगे आप, फर्स्ट पोजीशन, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद देखो इसमें पोजीशन देने की बात आती है, तो यहां देखो क्या हो रहा है, ये कार्बन है, इसके साथ कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 OH ग्रुप है, जबकि इसके साथ क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O और H, मतलब ये कार्बन बेसिकली क्या हो रहा है, 2 ऑक्सीजन से अटैच मानते हैं। डबल बॉन्ड को हमने पहले देखा था जब हम लोग देख रहे थे स्टीरियोआइसोमेरिज्म में GI के अंदर, उसमें भी हम लोग EZ नंबरिंग करते हैं, तो उसमें एटॉमिक नंबर को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, वैसे ही सेम इसमें प्रायोरिटी देनी है। तो हम लोग इसको कैसे एज्यूम करेंगे, 2 ऑक्सीजन के इक्वल। तो अब देखो इस कार्बन में क्या है, 2 हाइड्रोजन हैं और इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन हैं, तो प्रायोरिटी किसको ज्यादा देंगे, इसको। तो सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इस एल्डिहाइड को। देन थर्ड प्रायोरिटी इसको एंड फोर्थ प्रायोरिटी इस हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन किस पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, क्लियर। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन करके देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन इसकी थी, सेकंड उसकी और थर्ड इसकी, तो ये रोटेशन हुआ, कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और फोर्थ पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल होता है। देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और फोर्थ प्रायोरिटी किस पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। थर्ड पे देखते हैं, ये हो गया आपका कायरल कार्बन। कायरल कार्बन पे देखो अब ये डिफरेंट ग्रुप है चारों, क्लियर। अब इसमें नंबरिंग देते हो, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन। तो पहले स्टार्टिंग में सभी के पास कार्बन है। नेक्स्ट चलो, इसके बाद 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो क्लोरीन की नाइट्रोजन से तो क्या होती है, ज्यादा, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो इसको क्या दे देंगे हम लोग, फर्स्ट प्रायोरिटी। देन इस पे आते हैं, इसमें देखो ये बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड N है, तो हम क्या मान सकते हैं कि कार्बन 3 नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है, जबकि यहाँ कार्बन क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है, तो प्रायोरिटी किसको ज्यादा देंगे, 3 नाइट्रोजन वाले को कंपेयर टू 1 नाइट्रोजन के। तो यहाँ सेकंड पोजीशन इसकी हो गई, थर्ड पोजीशन इसकी हो गई और फोर्थ पोजीशन इसकी हो गई। तो फोर्थ पोजीशन किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। रोटेशन करके देखो 1 2 एंड 3, तो कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है तो कैसा था इसमें, S, तो यहाँ क्या हो जाएगा, S कॉन्फ़िगरेशन इसका। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फोर्थ पे, ये आपका कायरल कार्बन हो गया। कायरल को जब भी शो करो स्टार से शो करते हैं बेसिकली। तो 2 डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ देखो सबके पास कार्बन है इनिशियल, तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। नेक्स्ट आगे मूव करो, तो यहाँ देखो इस कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ये कार्बन बेसिकली 3 कार्बन से अटैच हो रहा है, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड से तो कार्बन किससे, 2 कार्बन से अटैच हो रहा है, तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, 1 इसको, देन सेकंड प्रायोरिटी इसको एंड थर्ड प्रायोरिटी इसको एंड फोर्थ प्रायोरिटी इसको। तो रोटेशन करते हैं 1 2 3, ये 1 2 3 रोटेशन हो गया, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और फोर्थ प्रायोरिटी किस पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो हॉरिजॉन्टल पे अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, आर, क्लियर। फिर इस कायरल कार्बन पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया OH, ये C, तो यहाँ देखो कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो इनिशियल में क्या ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिल गई, इसको। देन देखो कार्बन है, देन ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, देन क्लोरीन है, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कंपेयर में क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको और फोर्थ प्रायोरिटी पे आपका हाइड्रोजन है। रोटेशन करके देखो 1 2 एंड 3, रोटेशन कैसे हुआ, एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज हो और फोर्थ प्रायोरिटी किस पे हो, वर्टिकल पे हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। फिर इस पे आते हैं, इस पे कायरल कार्बन आपको दिख रहे हैं कितने, 2 कायरल कार्बन है, तो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट निकालते हैं हम लोग। इसमें देखो ये कार्बन से अटैच है, ये ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्बन ही आ रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी हुई, इसकी। फिर देखो यहाँ कार्बन है और ये भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से अटैच आगे क्या है, ऑक्सीजन, इससे क्या है, हाइड्रोजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी किधर मिलेगी, इधर, और थर्ड प्रायोरिटी इसको, और फोर्थ प्रायोरिटी इस हाइड्रोजन को। अब इस कायरल कार्बन के लिए रोटेशन करके देखते हैं, 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 रोटेशन कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज, और फोर्थ प्रायोरिटी किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एस। देन इस पे आते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, देन उसके बाद देखो ये कार्बन है, यहाँ CH3 से अटैच हो रहा है, और यहाँ कार्बन किससे, ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है, प्रायोरिटी किसको ज्यादा देंगे, इधर वाले ग्रुप्स को, थर्ड पोजीशन पे इसको और फोर्थ पोजीशन पे इस पे। तो 1 2 3 रोटेशन करके देखो, ये आपका रोटेशन हो गया, तो 1 2 3 रोटेशन हो गया, तो इस पे क्या आ जाएगा, और रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ प्रायोरिटी किस पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, आर। अब देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है वो चेक करते हैं। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, अगर बीच में से लाइन पास करो तो ये देखो H पे ओवरलैप हो जाएगा, OH पे ओवरलैप हो जाएगा, और CH3 पे ओवरलैप हो जाएगा। तो इस तरह कंपाउंड क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, POS है। ठीक है, अब 2D में तो हमने देख लिया RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, 3D में कैसे करते हैं। 3D में देखो बेसिकली क्या होना चाहिए, जो आपकी फोर्थ प्रायोरिटी है, जो हम लोग अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे देख रहे थे, अगर वो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आए, डैश कैसे, 3D स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेज, और इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग डैश। ठीक है, तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी किस पे हो, डैश पोजीशन पे हो, तो 1 2 3 रोटेशन करेंगे तो सेम टू सेम जैसे वर्टिकल में था, क्लॉकवाइज रोटेशन पे हम लोग क्या बोलते थे, आर, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे हम लोग क्या बोलते थे, एस। अब इसमें देखो वेज पे नहीं लेते हम लोग, हमेशा हमें फोर्थ प्रायोरिटी किस पे रखनी है, डैश पे रखनी है। अगर डैश पे ना हो तो क्या करेंगे, हम लोग उसको एक्सचेंज करेंगे, जैसे किसी एक को हम लोग होल्ड कर लेंगे, जैसे कि ये है प्लेन में जो होगा, जैसे 3 और 2 दिख रहा है आपको, ये एक सिंगल प्लेन में है, जबकि ये जो वेज है वो प्लेन से ऊपर है, और जो डैश है वो प्लेन से नीचे है। तो जो प्लेन में होंगे उनमें से किसी एक को होल्ड कर लो, या तो आप इसका एग्जांपल में देख सकते हो, 2 को होल्ड कर लो या फिर 3 को होल्ड कर लो। तो मैंने देखो फोर्थ प्रायोरिटी आपको इसमें दिख रहा है, वेज डायरेक्शन, वेज पे है, तो वेज पे तो हमें रखना नहीं है, हमें किस पे लाना है, डैश पे लेना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने 3 को होल्ड कर लिया इस एग्जाम्पल में, तो इसको होल्ड या फिक्स कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इसको रोटेट करो, या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर लो या एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो मान लो देखो जो फोर्थ है, आपने इसको रोटेट किया कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फोर्थ प्रायोरिटी किस पे आ जाएगी, क्योंकि आपको नियर बाई लाना किस पे है, फाइनली लाना किस पे, वेज पे लाना है, सॉरी वेज से डैश पे लाना है फोर्थ को। तो डैश पे जितना जल्दी लाओ उतना अच्छा है। तो रोटेशन हमने फोर्थ से कहाँ किया, इसको फोर्थ को डैश पे लाने के लिए क्या किया, रोटेशन इधर किया, तो ये रोटेशन ऐसे होगा, और ये 2 वाली पोजीशन कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। देखो ये फोर्थ पोजीशन कहाँ आ गई, आपकी डैश पे आ गई, फर्स्ट पोजीशन इस प्लेन वाले पे आ गई, जहां पे पहले 2 सेकंड पोजीशन थी, और जो सेकंड पोजीशन थी वो कहाँ गई, जहां पे पहले फोर्थ पोजीशन थी। इस तरह से रोटेशन करना है। क्लियर, अगर पहले से डैश पे है तो बढ़िया है, अगर डैश पे नहीं है तो आपको रोटेट करके लाना पड़ेगा। और आप फिक्स किसको करोगे, या तो प्लेन में जो भी होंगे, जैसे 2 प्लेन पे रहेंगे, और एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे, कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, 2 प्लेन पे रहेंगे, और एक अपर साइड एक लोअर साइड। तो अपर और लोअर साइड वाले को आपको नहीं छेड़ना है, जो प्लेन में है उससे किसी एक को फिक्स कर लो आप। ठीक है, उसको फिक्स करने के बाद उसे रोटेट कर दो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका देखो रोटेशन कैसे आ रहा है, 1 2 एंड 3, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये आपका कार्बन है। ठीक है, कार्बन ही कायरल कार्बन है, क्योंकि चारों ग्रुप्स के हैं, इसके डिफरेंट से देखो, यहाँ साइनाइड है, यहाँ NH2 है, और यहाँ CH3 और यहाँ Cl है। तो Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी। लेकिन देन देखो कार्बन है यहाँ, और यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ क्या है, नाइट्रोजन। तो कार्बन से कंपेरेटिवली नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज्यादा, तो सेकंड प्रायोरिटी हमने इसको दी, क्लोरीन को फर्स्ट, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्लोरीन का मैक्सिमम है इन ग्रुप्स में। क्लोरीन को फर्स्ट, देन नाइट्रोजन सेकंड पोजीशन।
अब यहाँ देखो कार्बन किससे अटैच है, नेक्स्ट हाइड्रोजन से, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जबकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14 है। थर्ड प्रायोरिटी किसको देंगे हम, साइनाइड वाले ग्रुप को। देन फोर्थ प्रायोरिटी किसको देंगे, CH3 ग्रुप। अब देखो इसमें क्या था, जो फोर्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए थी किस पे होनी चाहिए थी, डैश पोजीशन पे, लेकिन अभी किस पोजीशन पे है, ये प्लेनर पोजीशन पे, ये 2 प्लेन वाले हैं, ये वेज पोजीशन एंड ये डैश पोजीशन। तो फोर्थ को डैश पे लाने के लिए क्या करोगे, रोटेशन कैसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ये पोजीशन इसकी कहाँ जाएगी, यहाँ, और ये रोटेशन कंप्लीटली ऐसे होगा, ठीक है। तो 2 वाली पोजीशन कहाँ आ जाएगी, 4 पे। तो देखो 2 वाली पोजीशन कहाँ गई, यहाँ 4th पोजीशन पे जो पहले थी, और 4th पोजीशन कहाँ गई, ये 4th पोजीशन यहाँ से रोटेट इस तरह से करेगा, क्योंकि टोटल रोटेशन हम कैसे कर रहे हैं, बेसिकली क्लॉकवाइज। तो ये ग्रुप आपका यहाँ आ गया, ये वाला 4th ग्रुप यहाँ CH3 हो गया, और ये शिफ्ट हो गया क्लोरीन कहाँ, इस डैश पोजीशन पे, ठीक है, आपके डैश पोजीशन पे फर्स्ट आ गया। इस तरह से बेसिकली किसी एक ग्रुप को फिक्स करना है, जैसे आपने इसको फिक्स कर दिया, उसके बाद कंप्लीट रोटेशन कर दिया। अब रोटेशन किया, अब देखो अब क्या करना है आपको, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, अब रोटेट करो इसको, मतलब रोटेशन करके देखो क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 एंड 3। तो 1 2 3 रोटेशन कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और फोर्थ प्रायोरिटी तो हमें ऑलवेज किस पे रखनी है, डैश पे, अगर नहीं है तो हमें लेके आनी है, जैसे हमने इस एग्जांपल में किया। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस, और बाकी जो भी इसका यूपीएससी नेम है वो आप ऐड कर सकते हो आगे। फिर आप नेक्स्ट एग्जांपल है, अब यहाँ कायरल कार्बन कितने हैं, ये फर्स्ट कायरल कार्बन एंड ये सेकंड कायरल कार्बन। तो इस कायरल कार्बन पे देखते हैं, हाइड्रोजन है, CH3 है, OH है, और ये अदर, ये पूरा कंप्लीट ग्रुप है। तो चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, कायरल कार्बन तो है। तो फर्स्ट किसको देंगे, यहाँ देखो इस कार्बन से अटैच यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, जबकि इस कार्बन से अटैच यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, ऑक्सीजन का, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, ऑक्सीजन को। देन देखो यहाँ कार्बन है, कार्बन से अटैच क्लोरीन है, जबकि यहाँ कार्बन से अटैच क्या है, हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन वाले को हम लोग क्या देंगे, ज्यादा प्रायोरिटी, तो सेकंड पोजीशन हम लोग इसको दे देंगे, इस कायरल कार्बन के रेस्पेक्ट में। थर्ड पोजीशन है CH3 को, और फोर्थ पोजीशन हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन क्या है, पहले से डैश पे, जस्ट रोटेशन करके देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड। रोटेशन कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो हमने इसको क्या दिया, एस नेमिंग की। उसके बाद इस कार्बन पे देखते हैं, तो क्लोरीन तो देखो हाईएस्ट ही है, तो इसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है, तो इसको फर्स्ट पोजीशन। देन ये कार्बन है, कार्बन से अटैच किया CH3 H, और ये फाइनली ये ग्रुप। तो यहाँ कार्बन से अटैच कार्बन, देन ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन से अटैच कार्बन, देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की क्या है, एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इस वाले ग्रुप को क्या होगा, सेकंड पोजीशन मिलेगी। क्लियर है। और थर्ड पोजीशन किसको, इसको। तो अब रोटेशन करो, 1 सेकंड आपने इस ग्रुप को दी थी, और थर्ड पोजीशन आपके CH3 की। तो रोटेशन कैसा हुआ, ये भी क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ पोजीशन पर डैश है ही, तो हमें लाने की जरूरत है नहीं। तो एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन होगा तो वो क्या होगा, S, इसलिए दोनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S एंड S। उसके बाद आप देखोगे ये कायरल कार्बन है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप है, CH2Cl ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है एंड CH3 ग्रुप है। अब देखो यहाँ कार्बन से अटैच क्या है, कार्बन, यहाँ भी कार्बन है। इन कार्बन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। और एल्डिहाइड को तो पता है आपको, C डबल बॉन्ड O और H, मतलब 2 ऑक्सीजन मानोगे डबल बॉन्ड को, मतलब 2 बार ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है। इसकी प्रायोरिटी हम ऐसे देखते हैं। लेकिन यहाँ देखो कार्बन है और किससे अटैच है, क्लोरीन से ही, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा। तो फर्स्ट पोजीशन किसको दोगे आप, इसको। देन सेकंड पोजीशन आपको इसको, थर्ड पोजीशन इससे, और फोर्थ पोजीशन इससे। अब फोर्थ पोजीशन किस पे, वेज पे, तो आपको किस पे लाना पड़ेगा, डैश पे। तो डैश की तरफ रोटेट करो, इसको क्या कर लो, होल्ड कर लो। अगर आप इसको होल्ड करोगे तो बाकी इसको रोटेट कर सकते हो। इसको, इस पोजीशन को जब इधर ला रहे हो तो ये कहाँ जाएगा, आगे मूव करेगा, और ये वाला ग्रुप आपका आ जाएगा इस पोजीशन पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ गया, डैश पे। क्लियर। और CH3 कहाँ जाएगा, जहाँ एल्डिहाइड था पहले, और एल्डिहाइड कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन था। अब रोटेशन करके देखो इसका प्रायोरिटी की बेसिस से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करोगे तो क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज रोटेशन होगा जब हाइड्रोजन किस पे हो, डैश पे, तो क्या होगा, R कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर।